इंडिया न्यूज 24 टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी के लिए अल्टीमेटम, जेपी ने सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। ईरान ने दुबई को शमशान बना दिया। अब एक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पर इस वक्त हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जो किसी ने कल्पना नहीं की थी, और खास करके मोदी सरकार ने तो इसकी कल्पना बिल्कुल ही नहीं की थी, क्योंकि यह विश्व गुरु वाली सरकार है ना इस देश के अंदर, और विश्व गुरु वाले नेता हैं इस भारत के अंदर। इसके लिए किसी ने कल्पना नहीं की थी। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है कि ईरान जिस तरह से टारगेट मिडिल ईस्ट को कर रहा है और दुबई को खास तौर पर कर रहा है, इस सरकार की सांसें तो फूली हुई हैं मोदी सरकार के, क्योंकि ईरान जिस तरह से सऊदी अरब या कतर या दुबई या बाकी मिडिल ईस्ट को निशाना बना रहा है, भारत भी उससे अछूता नहीं रहने वाला है आने वाले वक्त में। क्योंकि इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो आदतें हैं और जो गुलामी है ट्रंप के प्रति, और ईरान का साफ उद्देश्य कि मिडिल ईस्ट से हम अमेरिका को भगाना है, तो जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, सिटी बैंक, एयरपोर्ट को निशाना बना रहा है, जो अमेरिकी संस्थानें हैं, तो भारत में भी अमेजन है, भारत में भी सिटी बैंक है, भारत में भी बाकी की चीज है। और नरेंद्र मोदी यही हाल रहा तो अमेरिका को एयरपोर्ट बेस भी दे देंगे, तो ईरान का गुस्सा भी फट सकता है। अब ऐसे में दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। दुबई पर जिस तरह से कहर बन करके और कम खर्च वाले ड्रोन से जिस तरह से अटैक करके शमशान बना रहा है ईरान, और मिडिल ईस्ट के अंदर 1 करोड़ भारतीय फंसे हुए हैं, 17 को जेल में डाल दिया दुबई ने। नरेंद्र मोदी सरकार उसको लेकर के गंभीर है, यह तो सपने में भी मत सोचिएगा। और 1 करोड़ लोगों को बचा करके लाएगी यह सरकार, इतनी क्षमता और सक्षम है यह सरकार, इसके बारे में तो कल्पना मत कीजिएगा। लेकिन भगवान से यह दुआ जरूर कीजिए कि वह 1 करोड़ लोग सुरक्षित रहे, वह इस देश को करना पड़ेगा। लेकिन ईरान ने यह दिखा दिया तस्वीर कल रात और आज कि दुबई के ऊपर जिस तरह से हम कर रहे हैं, भारत को भी हम कर सकते हैं टारगेट। और आज के हालात में 2-3 दिन से ट्रंप को लेकर के, ईरान युद्ध को लेकर के जिस तरह से लगातार वेबसाइटों पर खबरें छप रही हैं, जिस तरह से ट्रंप का डंका बजाया जा रहा है, वह सब एक मनगढ़ंत कहानी के तौर पर वह सब कुछ किया जा रहा है। सच्चाई हकीकत कुछ और है। और ईरान की दाग देनी पड़ेगी कि उसने विश्व के सबसे शक्तिशाली देश को, जो अपने आप को शक्तिशाली कहता है अमेरिका, और उसके आर्थिक चोट जो उसको दे रहा है मिडिल ईस्ट से, मिडिल ईस्ट ही उसकी ताकत था अमेरिका का। अगर मिडिल ईस्ट से भगा दिया ईरान ने, तो अमेरिका वह अमेरिका नहीं रह जाएगा जिस अमेरिका को जाना जाता है। और नरेंद्र मोदी फंसे हुए बुरी तरह से। नरेंद्र मोदी ने सपने में, या भारतीय जनता पार्टी ने सपने में सोचा नहीं था, आरएसएस ने, कि अमेरिका का यह हाल हो सकता है कि ईरान उसके पसीने छुड़ा दे, छक्के छुड़ा दे, कि वह भागने को मजबूर हो और भाग ना पाए, चहेट रहा है। यानी कि भागने से भी पीछा नहीं छोड़ रहा है ईरान, दौड़ा रहा है उसको बुरी तरह से।
उसका दम फूल रहा है अमेरिका का। ईरान ने 2 एलपीजी के शिप भारत आने दिए। भारत में ईरान के दूतावास से यह बात ईरान के राष्ट्रपति से की गई जब, और यह बयान भी जारी हुआ है, नरेंद्र मोदी बात करने के बाद, विदेश मंत्री बात करने के बाद भी जो ईरान शिप नहीं छोड़ रहा था, भारत के ईरान के दूतावास ने बात की और कही कि इस देश की जनता की सिंपैथियां ईरान के साथ हैं। भारत की 60% जनता ईरान को लेकर के चिंतित है। वहां जो निर्मम हत्याएं हुई या खामनेई की शहादत को लेकर के आक्रोश में है। उस जनता को दिक्कतें हो रही हैं। तुरंत एक झटके में दोनों एलपीजी के शिप को छोड़ दिया ईरान ने, और यह आधिकारिक तौर पर ऐलान किया गया कि भारत की जनता के लिए, यानी कि यह क्लियर हो गया कि सरकार के वजह से नहीं, भारत के उस जनता के वजह से आया है जो जनता सच को सच और झूठ को झूठ कह रही है, हिम्मत दिखा रही है। यानी कि भारत की साख को इस देश की सरकार ने नहीं, इस देश के कुछ वर्ग ने बचा लिया। लेकिन आज जो हाल मार्केट के अंदर रहा और मार्केट के अंदर जो परिस्थितियां इस वक्त बन रही हैं, वह बहुत ही भयावह आज मार्केट रहा, जिसकी कल्पना इस देश ने नहीं की थी। अब आप यह कह सकते हैं कि अब मार्केट को संभाल पाना नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल है और नरेंद्र मोदी के बस का नहीं है। अब भगवान भरोसे है। ईरान ने जिस तरह से दुबई को सिटी बैंक, अमेजन एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया है, पूरी तरह से शमशान में तब्दील हो गया दुबई, जो बहुत ही धन्ना सेठों का देश कहा जाता था। विश्व से लोग आते थे दुबई के अंदर घूमने के लिए भी, देखने के लिए भी, और वहां पर शॉपिंग करने के लिए भी जाना जाता था। वह दुबई, अब वह दुबई ने न रह गया, वह शमशान बन गया, कुछ बचा नहीं है दुबई के अंदर। अब ऐसे में आरएसएस के ऊपर भी अब प्रतिबंध लगाने की तैयारी होती हुई नजर आ रही है, जो अमेरिका के एक जांच एजेंसी ने ट्रंप सरकार को रिपोर्ट सौंपी है। आप दर्शकों को 2 लाइन में जरूर बताना चाहूंगा उस रिपोर्ट का, कि अमेरिका की एक सरकारी संस्था धार्मिक स्वतंत्रता ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी यूएससीआईआरएफ ने अपनी 2026 की सालाना रिपोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को सिफारिश की है कि संघ पर लक्षित प्रतिबंध लगाए जाए। यह प्रतिबंध आरएसएस की संपत्ति जब्त करने और उसके सदस्यों को अमेरिका में एंट्री रोकने जैसे हो सकती है। और यह इस रिपोर्ट के अंदर यह आरोप लगाया गया है कि धर्म परिवर्तन, जात पात और मुस्लिम समुदाय, क्रिश्चियन समुदाय, दलित को, एससी एसटी को प्रताड़ित करती है यह आरएसएस अपने संगठनों के द्वारा। और आरएसएस का ही भारतीय जनता पार्टी सरकार है,
इसी की सरकार है और यह सरकार भी नफरत बांटने में और लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रही है। और भी ऐसे कई तरीके का जांच अमेरिका करा रहा है भारत का। लेकिन यह रिपोर्ट पहली बार नहीं है, इसके पहले भी यह रिपोर्ट, यह संस्था अमेरिका की सरकार को सौंप चुकी है। लेकिन इस बार जो रिपोर्ट यह सौंपी गई है 2026 को लेकर के, इसमें उमर खालिद जैसे लोगों की भी चर्चा है और नमाज न पढ़ने दिया जाना मुस्लिम वर्ग को, वह भी शामिल है इसके अंदर। धर्म परिवर्तन भी शामिल है, गौ रक्षा के नाम पर मुस्लिम वर्ग को प्रताड़ित करना यह भी शामिल है, और दलित अति पिछड़ा वर्ग को, SC ST को जो प्रताड़ित किया जाता है जातिवाद के नाम पर, यह भी है। लोकतंत्र को खत्म कर दिया जा रहा है, यह भी है इसके अंदर। और एक राजशाही सी, लोकतंत्र खत्म करके राजशाही सा शासन लाने का प्रयास है, यह भी इस रिपोर्ट में शामिल है। अब नरेंद्र मोदी को अगर ट्रंप आदेश देते हैं कि प्रतिबंध करो और उसकी संपत्ति जब्त करो, तो नरेंद्र मोदी भी RSS से आते हैं, क्या करेंगे या ट्रंप का बगावत करेंगे? जो व्यक्ति देश को गुलाम बना दिया अमेरिका का, आज जो समस्या आ गई है और जिस तरह से मार्केट खत्म हो रहा है, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इंडिया गठबंधन के तरफ से भी अकेला राहुल गांधी ही इस सरकार पर भारी पड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। बाकी किसी के अंदर वह क्षमता दिखाई भी नहीं दे रही है। अब ममता बनर्जी का जो हाल है इस वक्त, चुनाव के तारीखों का ऐलान होने के बाद ममता बनर्जी 100% चुनाव हार जाएंगे। आज तो सचिव को भी बदल दिया गया, ममता को मालूम भी नहीं चला। राज्यपाल बदल दिए गए, सचिव बदल दिए गए, IAS अधिकारी बदल दिए जा रहे हैं। कुछ भी चुनाव जीतने के लिए करेगा और न्यायपालिका तमाशा देखता रहेगा। लेकिन निष्पक्ष चुनाव की आप उम्मीद नहीं कर सकते। अब तो बीजेपी भी यह कहने को मजबूर होगी कि बीजेपी बदनाम हुई मोदी तेरे लिए। लेकिन एनडीए में एक बड़ी फूट की संभावना जो दिख रही है कि चंद्रबाबू नायडू समझ गए कि मोदी के बड़ी चाल जो है, मोदी की जो एक बड़ी साजिश चल रही है, एक एक का नंबर आ रहा है। और जितना मिठास अपने घटक दलों के साथ यह दिखा रही है, उसी घटक दल को खत्म कर रही है। पहले विपक्ष को इनके सहयोग से, घटक दलों के सहयोग से खत्म कर रही है, उसके बाद उस घटक दल को खत्म कर रही है जैसे नीतीश कुमार रडार में है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू इस चंगुल से निकलने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं और चुप्पी मारे हुए हैं। कितना सफल होंगे यह तो वक्त बताएगा। लेकिन मोदी की यूएस गुलामी जो है, अमेरिका की गुलामी मोदी की, यह एनडीए में टकराव पैदा कर रहा है। अब पैदा कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से ईरान ने टारगेट माइक्रोसॉफ्ट जैसे, अमेजन जैसे संस्थाओं को किया है, अब चंद्रबाबू नायडू बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू यह समझ गए हैं कि अगर उससे ज्यादा तो मोदी गुलामी करते हैं अमेरिका का, और ईरान ने अपनी नजर अगर भारत की तरफ ठोक दिया, तो फिर आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू आईटी सेक्टर ही तो बैठा रहे, आईटी फील्ड ही तो तैयार कर रहे, माइक्रोसॉफ्ट जैसी संस्थाओं का ही तो हब बना रहे हुआ, तो उनका तो सपना ही खत्म हो जाएगा। और यह सब नरेंद्र मोदी की वजह से। और अमेरिका के सामने इतनी झुकी है यह सरकार कि अमेरिका जैसा बोलेगी वैसा ही करेगी। इसलिए अब
स्वामी भी कहे, बाकी लोग भी कहते रहे कि मोदी का पीएम चेहरा जो है देश को गुलाम बना देगा अगर नहीं बदला गया तो, इसलिए मोदी का चेहरा बदलना बहुत जरूरी है, नहीं तो देश गुलाम हो जाएगा। स्वामी ने भी, भारतीय जनता पार्टी के ही नेता ने यह बात भी कही। लेकिन एनडीए क्यों चुप है और आरएसएस क्यों चुप है? आरएसएस तो बिल्कुल चुप रहेगा, क्योंकि मोदी नहीं है तो आरएसएस खत्म हो जाएगा, इसलिए आरएसएस बिल्कुल नहीं बोलेगा। लेकिन एनडीए क्यों चुप है? अब एनडीए में बहुत अस्तित्व बचा नहीं है। एक चंद्रबाबू नायडू के अलावा एनडीए गठबंधन के जो घटक दल हैं, चाहे वह एकनाथ शिंदे हो, देवी गौड़ा हो, चाहे वह नीतीश कुमार हो, चाहे चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी हो, इनके बूते में वह दम नहीं और वह साहस नहीं कि नरेंद्र मोदी का बगावत अब कर सके। लेकिन चंद्रबाबू नायडू इन सबसे एक अलग है और चंद्रबाबू नायडू ही अगर चाहे तो वह बगावत कर सकते हैं और अलग हो सकते हैं, जिसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी भारतीय जनता पार्टी और तलवार की नोक पे आकर के खड़ी हो जाएगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल चाहिए किसी भी कीमत पर, क्योंकि पश्चिम बंगाल चुनाव में जीत के साथ ही तृणमूल कांग्रेस यानी कि ममता बनर्जी के सांसद टूटकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। यह काम भाजपा कर लेगी और चंद्रबाबू नायडू की उसे जरूरत नहीं पड़ेगी और आने वाले चुनाव में पश्चिम बंगाल की 40 सीटों को दावा ठोक देगी। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, असम में जो मध्य प्रदेश या जो सरकार है, बस इतने ही जगह से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सत्ता में आ जाएगी, क्योंकि चुनाव आयोग उसका गुलाम है।